निपा वायरस जो ओरिजिनेट हुआ भारत से और अब कितना ये खतरनाक है, कितना ये आगे बढ़ सकता है, क्या ये कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक है, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर शाज़ली मंजूर जो कि माहिर हैं वबाई अमराज के स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ सर। सबसे पहले तो मुझे इस वायरस के बारे में बताइए, क्या है ये, क्या ये कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक है? और जिस तरह से अब स्क्रीनिंग और जिस तरह से अब इसके ऊपर गुफ्तगू शुरू हो चुकी है, तो किस तरह के प्रिकॉशंस की ज़रूरत पड़ जाएगी अब? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। देखिए ये निपा वायरस जो है ये बेसिकली भारत से 2 केसेस उन्होंने डिटेक्ट किए और पहले भी ये आउटब्रेक इनके होते रहे मलेशिया में, थाईलैंड में और मतलब 1998 में, 2001 में, 2007 में, लेकिन इसने कभी भी पेंडेमिक या एपिडेमिक की सूरत इख्तियार नहीं की। और ये 2 ही केसेस उन्होंने डिटेक्ट किए और उसमें उन्होंने जितने कॉन्टेक्ट्स थे उनके साथ वो तकरीबन 200 के करीब थे, तो उन्होंने उनको आइसोलेट किया है। उसमें हेल्थ केयर वर्कर्स ही हैं। अब ये नहीं पता कि उसमें डॉक्टर था या नर्स थी। एक जो है वो तो डिस्चार्ज होके घर चले गए और एक की हालत काफ़ी ख़तरनाक है। तो अभी इसके अलावा कोई आउटब्रेक्स अभी देखने में नहीं आई किसी और मुल्क में, लेकिन उन्होंने सर्वेलेंस शुरू कर दी है और अपने देखा कि थर्मल स्कैन वगैरह जो है कुछ ममालिक में, जिसमें थाईलैंड है, ये अपना बाकी वियतनाम है, सिंगापुर, मलेशिया, इन्होंने वो किया। हमारी तरफ से भी पाकिस्तान ने भी ये सर्वेलेंस शुरू की है। मेरे ख्याल से इस टाइम इतनी हाइप इसकी क्रिएट नहीं करनी चाहिए। एक तो ये है कि ये क्योंकि एक वेस्ट बंगाल से है और इंडियन स्टेट से आया है और हमारे यहाँ कोई इधर की इंडिया की ट्रैफिक इतनी नहीं है और ये हर साल हो भी सकता है कि आता हो और अभी तो चूंकि वो बीमार हुए उनका पता चल गया, तो केसेस होते रहते होंगे, लेकिन इतने को खतरनाक वबा फैलने की इस टाइम कोई इस तरह की कोई अलामात नहीं। अच्छा, इसकी वैसे अलामात क्या हैं और इसकी एहतियाती तदाबीर फिर क्या होनी चाहिए? जी, इसकी अलामात तो यही है कि बुखार हो जाएगा, खांसी होगी, सर में दर्द होगा, जिस्म में दर्द होता है और फिर इसकी ख़तरनाक जो वो हो जाती है, वो जिस तरह कोविड करता है, नमोनिया करता है, लंग्स डैमेज करता है। और दूसरा है कि फिट्स पड़ सकते हैं और ब्रेन की जो झिल्ली है, जो ब्रेन की प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसका इन्फेक्शन करता है, उसकी वजह से मरीज कोमे में जा सकता है और जो उसकी डेथ हो सकती है। इंतहाई ख़तरनाक। सही सर, WHO की रिपोर्ट वो कह रहे हैं कि निपा वायरस के फैलाव का इम्कान को मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं किया जा सकता। फिलहाल जैसे कि आप खुद भी बता रहे हैं, भारत और बांग्लादेश में है ये वायरस। मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड समेत कई ममालिक ने स्क्रीनिंग सख्त कर दी है। तो पाकिस्तान में भी हम सुन तो रहे थे कि आने जाने वालों को स्क्रीनिंग उनकी की जा रही है, देखा जा रहा है। मजीद सख्त इक़दाम करने की ज़रूरत है? फिलहाल नहीं। देखिए, इसमें ना आप थर्मल स्कैन ही कर सकते हैं और फिर थर्मल स्कैन में यही है ना कि उस टाइम तो कोविड था, हमें पता था कि ये पेंडेमिक है, तो जो लोग आते थे उनको स्क्रीन करते थे, उनसे पूछ लेते थे बुखार है, सर में दर्द है और जो भी मतलब खांसी है या जो भी कोविड के उस टाइम अलामात थे। इस थर्मल स्कैन सिर्फ डिटेक्ट ही करता है ना, कोई और भी अगर बीमार हो सकता है, तो नहीं है, बुखार है आजकल, वो आपको पता है पिछले 2-3 महीनों में हम लोग वो सुपर फ्लू से डील करते रहे हैं, तो वो लोग भी आते हैं। फिर ट्रैवल होता है, यहाँ पे पाकिस्तान में लोग आते हैं, शादियां हैं, छुट्टियां हैं, कोई उम्रे पे जा रहा है, तो ये चीजें होंगी, मतलब आ रहे हैं अभी उम्रे से लोग वापस आ रहे हैं। एक बात ये भी की जा रही है कि ये इसके खुदा न खास्ता जो अमवात की शरह है वो 40 to 70% भी हो सकती है। इस बात में कोई सदाकत है? बिल्कुल, वो है कि ये बहुत डेडली किस्म का वायरस है और इसका कोई इलाज नहीं है अभी तक दरियाफ्त हुआ। कोविड में तो हमने सीख लिया था क्या करना है, लेकिन इसका कोई अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं आई, कोई जो है ना मतलब कोई दवाई नहीं दी, कोई वैक्सीन नहीं है इसकी। और जब भी ये हो जाए तो ज़्यादा चांस होता है कि 40 to 70% चांस है कि ये मरीज को अपने साथ ले जाए, लेकिन फिलहाल इसमें कोई ऐसे इस तरह के फैलाव के हवाले से अभी ये पेंडेमिक बनने की तरफ सिचुएशन नहीं जाती हुई आपको दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। भी नहीं हमारे। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब। हम गुफ्तगू कर रहे थे निपा वायरस के हवाले से। ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन जिल्लत और बदतरीन नाकामी के बाद भारत बार बार कह रहा था कि वो ऑपरेशन सिंदूर 2 करेगा और इस बार वो बलूचिस्तान के रास्ते से आएंगे। तो जनाबे वाला ये है तुम्हारी टोटल औकात, तुम्हारे फौजी कुछ कर नहीं सकते तो दहशतगर्दों का ही फिर सहारा लेना पड़ेगा। और पाकिस्तान बार बार कह रहा था कि जिस रास्ते से भी आना है आ जाए, अंजाम उससे भी ज्यादा बुरा होगा जो पहले हुआ था। अगर मैली आंख से देखा तो अंजाम सोच से भी ज्यादा बदतर होगा, ये कह रहा था बार बार पाकिस्तान। फितना उल हिंदुस्तान ने बलूचिस्तान में कोयटा, दालबंदीन, पसनी और गवादर समेत
12 मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के बरवक्त रद्द-ए-अमल और मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाइयों ने दुश्मनों के तमाम हमले, तमाम रास्ते नाकाम बनाते हुए 100 से ज़ायद दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया है। मादरे वतन की हिफाजत करते हुए सिक्योरिटी इदारों और पुलिस के 10 जवान शहीद हुए हैं। कल भी बलूचिस्तान में ऑपरेशन में 41 दहशतगर्द मारे गए थे। 3 दिन में बलूचिस्तान में जहन्नुम वासिल किए जाने वाले दहशतगर्दों की जो मजमूई तादाद है वो 108 हो चुकी है। सिक्योरिटी जराए बता रहे हैं कि दहशतगर्दों ने खुजदार में एक बलोच मजदूर खानदान के 5 अफराद को भी शहीद किया है, जिनमें एक खातून हैं और 3 बच्चे शामिल हैं। उर्दू न्यूज़ के मुताबिक दहशतगर्द मुसलसल अफगानिस्तान में मौजूद अपने हैंडलर्स से राब्ते में थे। इस वक्त भी कई मकामात पर क्लियरिंग ऑपरेशन जारी है। बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के दौरान भारतीय सोशल मीडिया और उनका मीडिया प्लेटफॉर्म्स फितनउल हिंदुस्तान की मुकम्मल हिमायत में ज़बरदस्त कवरेज और ट्रांसमिशन करते फिर रहे हैं और अपने दहशतगर्दों की फतह की झूठी खबरें देते रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे वो मई 2025 में लाहौर और कराची को फतह करने के दावे कर रहे थे, आज भी भारत मासूम शहरियों के कत्ल को सेलिब्रेट कर रहा था। इस सारे सिलसिले में बात करने के लिए शाहिद रिंद साहब, जो कि मावन है वज़ीर आला बलूचिस्तान के, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आपकी शुक्रगुजार हूँ शाहिद। सबसे पहले इस वक्त करंट सिनेरियो क्या है, क्या अपडेट्स हैं, उससे आगाह कीजिएगा। जो शहादतों की तादाद हमारे पास आ रही है वो 10 शहादतें हैं, यही नंबर्स हैं और दहशतगर्द कितने हैं? 108 हैं जो मारे जा चुके हैं। कोई ऑपरेशन क्लियरेंस ऑपरेशन हो रहा है अभी? इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उस वक्त की जो लेटेस्ट अपडेट है सबसे पहले आपसे यही शेयर करूंगा। 108 दहशतगर्द अभी तक जो है क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान बलूचिस्तान में जो 12 मकामात पर फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने हमले किए थे, 108 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं, जबकि बलूचिस्तान पुलिस और फ्रंटियर कोर या जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे उन्हें रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। उनके 10 जवानों ने जान शहादत नोश किया। ग्वादर में जो है 11 मजदूर जो है जो अपनी फैमिलीज के साथ, खवातीन और बच्चों के साथ रह रहे थे लेबर कैंप में, उन पर हमला किया गया जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से ही था। और वो बड़ी जिसे कहते हैं वाज़े अंदाज में ये बता रहे थे कि वो बलूचिस्तान के लोकल हैं, मकामी हैं, बलोच हैं, लेकिन उसके बावजूद फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने उन्हें जिसे कहते हैं कत्ल किया। तो अभी तक की जो लेटेस्ट सिचुएशन है वो ये है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उस वक्त भी वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और कमांडर 12 कोर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम एक ही टेबल पर बैठे हैं, एक ही जगह पर बैठकर कंट्रोल रूम से सारे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। और जो वफाकी, सूबाई और अस्करी क़यादत है वो तीनों एक है और वेल कोऑर्डिनेटेड जो फैसले हैं वो लिए जा रहे हैं। अच्छा शायद क्योंकि स्पेकुलेशंस भी बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं, तो ज़रा ये भी क्लियर कर दीजिएगा कि क्या कुछ सरकारी इमारतों को भी कब्जे में लिया है और मकसद क्या था इनका? शर फैलाना, खौफ फैलाना, डर फैलाना और कल की कार्रवाई का बदला लेना? किरण देखें, बेसिकली जो आपका लास्ट पॉइंट था कि कल की कार्रवाई देखें दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस बलूचिस्तान में जारी हैं और चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी बहुत मर्तबा वाज़े तौर पर ये कह चुके हैं कि ये एक इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर है, जहां पर हमने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास जो भी इक्विपमेंट्स थे या जो भी तरीकाकार था इसको काउंटर करने का, वो सब उनसे छीन लिए। और गुज़िश्ता 2 दहाइयों से यहाँ जो सियासी हुकूमतें रही उन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की कि ये दहशतगर्दी की जंग जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान है, सियासी हुकूमतों का इससे कोई लेना देना नहीं है। मौजूदा सूबाई हुकूमत पहली सूबाई हुकूमत है जिसने न सिर्फ इसे लीड किया है पॉलिटिकली, बल्कि प्रोविंशियल एक्शन प्लान तरतीब देके न सिर्फ इन दहशतगर्दों बल्कि इनके जो सहूलतकार हैं या जो इनके सॉफ्ट फेसेस हैं जिन्होंने पॉलिटिकल चादरें ओढ़ रखी हैं, जिनकी ट्विटर टाइमलाइंस अगर आज आप जाकर देख लें तो शर्म दहशतगर्दों के साथ खड़े। अभी तक क्या डिटेल्स गैदर कर सके हैं? अफगानिस्तान में या हिंदुस्तान में राब्ते भी चल रहे थे इन दहशतगर्दों के साथ साथ? किरण, जितने भी दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं उनके जब हम लिंकेजेस जोड़ते हैं या इंटरसेप्ट हमारे सामने आती हैं तो उसके ताने बाने जो है क्वेटा से कंधार, कंधार से काबुल, से नई दिल्ली मिलते हुए नजर आते हैं। और हालिया वाकयात में भी जो लिंकेजेस हैं वो उसी तरफ मिल रहे हैं। उसके जो कंक्रीट एविडेंसेस हैं ये वो एप्रोप्रिएट फोरम नहीं है जिस पर रखा जाए, लेकिन एक छोटी सी बात सिर्फ आपके सामने रखूंगा कि एक सियासी रहनुमा की जानिब से ये ट्वीट की गई आज कि SHO किधर है सूरत हाल में,
तो आज जो विजुअल्स हैं, लाजमी सी बात है हम इस वक्त एक क्लियरेंस ऑपरेशन में मसरूफ हैं। जब ये कंप्लीट होगा तो उसके बाद वो मनाजिर हम आवाम के सामने रखेंगे जब बलूचिस्तान पुलिस का एक जवान सामने से खड़ा होकर खुदकुश हमले पर फायरिंग उस वक्त तक कर रहा है जब तक कि वो उसे रेड जोन से टर्न करने पर मजबूर नहीं करता। तो यही पुलिस है जो लड़ रही है, इसको लिए हमें ऑन करना होगा, इस पुलिस का हौसला बढ़ाना होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी बताइए, क्या ये सरगना दहशतगर्दों का बशीर जेब ये भी हमलावरों में मौजूद था और ये भी जख्मी हुआ है बदबख्त? देखिए कुछ ऐसी वीडियोस सरफेस हुई हैं, वो वीडियोस किस लोकेशन की हैं इसकी अभी तक हम तस्दीक कर रहे हैं। जब तक उसकी तस्दीक नहीं उस पर कोई ऐसी रायजनी नहीं करूंगा। अफसोसनाक जो बात सामने आई, हमलावरों में ख्वातीन का शामिल होना, कितनी तादाद थी उनकी? जी, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि बलोच मुआशरा जिसमें रिवायात की और खवातीन की एक बहुत अहमियत है। माजी में हमने देखा कि बलोच खवातीन को खुदकुश हमलों में इस्तेमाल किया गया और हालिया दिनों में जो हमला हुआ है उसमें एक जगह पे ये सरफेस हुआ कि खातून को बंदूक देकर मैदान में उतारने की कोशिश की गई, जो कि बड़ा ही अफसोसनाक है। और इसको पहले भी हमने इसकी मजम्मत की और आइंदा भी करेंगे। और हमेशा हम फैमिलीज से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने बच्चों पर नजर रखें कि उनके बच्चों की किस तरीके से ब्रेन वॉशिंग की जा रही है। जरूर गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी है, लेकिन फैमिलीज की भी उतनी ही जिम्मेदारी बच्चों को देखने की कि वो किन अनासिर के हाथों में और कैसे खेल रहे हैं। दुरुस्त कह रहे हैं आप।